आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न देखने वाले हैं जो यहाँ पे मैंने 94 सेलेक्ट किए हैं और ये वीडियो केवल और केवल आपकी डिमांड पर ही बनाया जा रहा है। आप में से एक बच्चे ने कमेंट किया था। ये आप देख सकते हैं कि सर 2022 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दो। तो ये जो स्टूडेंट है इनका नाम है साकिब चौधरी और इन्हें 3 दिन पहले मुझे ये बात बताई थी। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सब बच्चों की हो सकती है। तो जो भी आप कक्षा 10वीं में हैं तो आज अपन देखने वाले हैं विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना होती है। इसके पहले मैंने टॉप एनसीईआरटी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए थे जिनमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो आज हम इसका एक सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं जो कि 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से ही रहेगा, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये प्रश्न देख चेक करना है कि आपको ये याद है कि नहीं, और नहीं है तो इन्हें फटाफट से याद करिए। और इसके बाद आपको बताना है कमेंट में कि इसके बाद आपकी क्या प्रॉब्लम है और साथ ही साथ ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्पफुल सिद्ध हुआ है, ताकि आने वाले बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मैं समझ जाऊँगा कि आपका सपोर्ट मेरे पर बना हुआ है। और आपको ये बताना है कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, अपनी जगह का नाम ज़रूर मुझे बताना है ताकि मुझे पता चले ये वीडियो कहाँ-कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो अध्याय 1 से लिया गया है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसके बाद चौथा प्रश्न है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, जैसे संचारण और विकृत गंधिता। इसके बाद है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित करना आप पे आना चाहिए और यदि नहीं आता है तो आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं किसी से भी, और साथ में इनको सीख लीजिए। ये समीकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकते हैं। और आप हाँ स्क्रीनशॉट लेते जाइए या वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए। अगर आप इनमें या तो टिक लगा लीजिए या लिख लीजिए, कैसे भी करके इन क्वेश्चन पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए, नहीं तो आप परीक्षा के बाद बहुत पछताओगे अगर इनको याद नहीं करोगे तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आपके सामने ये उदाहरण दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए, अथवा ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके बताइए। इसके बाद है, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, अपररूपता से आप क्या समझते हो? इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कार्बन के दो प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। इसके बाद है, साबुन एवं अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? इसको अच्छे से आपको जमा के लिखना है। इसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और अगर आपको याद है तो आपके लिए एक लाइक बनता है और साथ में आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे अगर इनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन याद कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो वो जल्दी से तैयारी अपनी तेज कर दें, सुबह 4 बजे जागें या 5 बजे, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त के अगर अच्छे अंक आ जाएंगे और आपके नहीं आएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम कीमती है। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा मेहनत की आदत डालिए। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिस तरीके से आप 10th मैथ्स पढ़ते हैं उसी तरीके से आप साइंस भी अच्छे से पढ़िए।
18वां क्वेश्चन है समस्थानिक से आप क्या समझते हो? 19वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा से प्राप्त करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, इस तरीके से कुछ होगा तो आपको यहाँ पे मिला लेना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? 21वां क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? और साथ में आपको लिखना है कि यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कैसे भी करके आप लिख लीजिए और इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए क्योंकि जब आप ये 94 प्रश्न अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और आपको बाकी और अतिरिक्त प्रश्न याद करने की मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप ये सोचोगे कि मैं जब 94 प्रश्न याद कर सकता हूँ तो 100 क्यों नहीं कर सकता, 150 क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपके जो आपका मनोबल है वो बढ़ता जाएगा और आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आपको सबको दिखा देना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और यही मौका है। 10वीं और 12वीं ये 2 आपको गोल्डन चांस है, यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो और अपना जो है एक लेवल बढ़ा सकते हो। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे। पोस्ट ऑफिस में तो आपका जो है 10th लेवल की जो मार्कशीट होती है उस पर ही सिलेक्शन हो जाता है और आप कम से कम एटलीस्ट पोस्ट मास्टर बन सकते हैं। तो इतनी तैयारी कीजिए। 10th की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपका ये टाइम निकल जाएगा ना तब आपको पता चलेगा, इसलिए अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप में से बहुत सारे बच्चे 90, 92, 94, 95 इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हैं। बहुत अच्छी मेहनत करना है। देखिए, फ्री ऑनलाइन कोचिंग जो चैनल है, जो मैंने यहाँ पे कक्षा 10वीं की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें पूरी मैथमेटिक्स है और कई बच्चे, लाखों बच्चे उसमें से हेल्प ले रहे हैं। तो आप क्यों ना लें? आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगर उस कमेंट को ज़रूरी समझूँगा और वो वाला कमेंट सब पर लागू होगा तो उस पर वीडियो ज़रूर आएगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते चलिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ठीक ही होगा। इसके बाद आपको 21वां क्वेश्चन देखना है, हमारे पाचन, ये तो हमने कर लिया था। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 23वां क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? इसके बाद 24वां क्वेश्चन है मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, आपको चित्र पर खासी मेहनत करनी है, कम से कम 1 से 3-4 बार चित्र बना के ज़रूर देखना है क्योंकि चित्र तो सभी बनाते हैं। जो अच्छा चित्र बनाता है, जो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाता है, उसको ही अच्छे अंक मिलते हैं। तो आप ये जो 10वीं बोर्ड परीक्षा है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि यही जब पेपर नहीं बनता है तो कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई फ्रेंड आपकी हेल्प नहीं करेगा, ना कोई करेगा। आपको खुद से ही करना होगा जो भी करना है। तो अभी अपने आप को पहचानिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए, जितनी आप में क्षमता है आप उसकी लिमिट तक जाइए। आप अपने आप को परीक्षित कीजिए कि हम कितने आगे तक जा सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। 26वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए। तो ये बहुत अच्छे से आपको बुक में से लिखकर अच्छे से याद करना है। 27वां क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो? 28वां क्वेश्चन है मस्तिष्क क्या होता है? 29वां क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? 30वां क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 31वां क्वेश्चन है मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या हैं, इनके कार्य लिखिए। 32वां क्वेश्चन है कायक प्रवर्धन क्या होता है? 33वां क्वेश्चन है मुकुलन क्या है? अब एक बार इनका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है खंडन क्या है? 35वां क्वेश्चन है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? 36वां क्वेश्चन है स्वपरागण क्या है? 37वां क्वेश्चन है द्विखंडन बहुखंडन से आप किस प्रकार भिन्न है, ये आपको लिखना है। 38वां क्वेश्चन है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? 39वां क्वेश्चन है प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 40वां क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं।
इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो मेंडल से संबंधित प्रश्न तो परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। देखिए, बीच बीच में मैं आपको इसलिए हर चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत जानने की ज़रूरत है। आपको नहीं तो आप देखिए, अलग अलग सभी बच्चे बहुत सारी जगह कोचिंग इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार का माहौल आपको घर पे बनाना है कि आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो कुछ होता है सेल्फ स्टडी से ही होता है। जब आप घर पर बैठोगे 10-10 11-11 बजे रात तक अच्छे से मेहनत करोगे, सुबह जल्दी से उठोगे, तो आपके घर वाले भी आपको देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट निश्चित ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उन्हीं को कुछ प्राप्त होता है। 42वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र का कार्य एवं महत्व समझाइए। 43वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? 44वां क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं? 45वां क्वेश्चन है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? 46वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? इसका क्या मात्रक है? और ये वाला यदि आपको समझना है तो 12th में अभी अभी मैंने ये वीडियो डाला है, लेंस की क्षमता फिजिक्स में, तो आप थोड़ा देख सकते हो वहाँ से। ये 12th में अभी टॉपिक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 50वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 51 क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से क्या है या आप क्या समझते हो? ठीक है। 52वां प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? 53वां प्रश्न है, वर्णक्रम क्या है? इसके बाद 54वां प्रश्न है, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं? तो आप इनको वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार इनको फिर से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 56वां क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद 57वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सूर्य प्रकाश 7 रंगों का होता है। ये बदल के भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है? चित्र सहित या चित्र द्वारा बताना है। 58वां क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। 59वां क्वेश्चन है, 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है? इसके बाद 60वां प्रश्न है, घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है? 61वां क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? 62वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम या संयोजन में जोड़ने पर संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है कि 3 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। 63वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर संयोजन के कुल प्रतिरोधकों का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 64वां क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। 63वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में जोड़ने पर संयोजन के कुल प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 64वां क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन, ये समांतर संयोजन प्रतिरोध ये एक ही है, तो मिस्टेक से लिख गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 65वां क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है कि जूल के तापन नियम को समझाइए। 66वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 67वां क्वेश्चन है, बायोगैस किसे कहते हैं? इसका मुख्य अवयव क्या है? 68वां क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? यह क्यों आता है?
69वां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए या टिक लगा लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो। 70वां क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। 71वां क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन क्या है या किसे कहते हैं? 72वां क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? 73वां क्वेश्चन है, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की सीमाएं क्या है? 74वां क्वेश्चन है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है और क्यों अथवा क्यों नहीं, दोनों के आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। 75वां क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? 76वां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? 78वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या हैं? 79वां प्रश्न है, पवन ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? 80वां क्वेश्चन है, बायोगैस एक संयुक्त ईंधन क्यों माना गया है? 81वां क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र किसान के लिए वरदान क्यों माना गया है? 82वां प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा की क्या हानियां हैं? 83वां क्वेश्चन है, सोलर कुकर का उपयोग करने से क्या क्या लाभ एवं हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो इसका पूरा अच्छे से आंसर आपको लिख के आना है। 84वां क्वेश्चन है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय भी आपको लिखना है। इसके बाद है, उत्पादक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसके बाद है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसके बाद है, सर्वाहारी क्या होता है? उदाहरण दीजिए। 88वां क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या होती है, यह क्यों क्षीण हो रही है? 89वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? 90 है, आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। 91वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। 92वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। इसके बाद 93 है, आहार जाल यानी कि खाद्य जाल एवं आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला में दो अंतर लिखिए। और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न को स्पष्ट कीजिए, और ये यहाँ पे हमें कारण दिए गए हैं, तो आप इसको भी सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। अगर आप मेहनत करने से कतरा रहें या कभी भी पढ़ाई में मन ना लगे तो अपनी मम्मी पापा को ज़रूर देखें, वो आपको कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं और आपसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो एक बार ज़रूर उनको अच्छे से उनको समझ के ही अपन पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से पढ़ाई की है और मैं भी सुबह 4 बजे ही उठता था। तो इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और हाँ, एक बात ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको किस तरीके से लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए ये चीज़, और वो भी अच्छे से विज्ञान की तैयारी करें। और अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप ऑन डिमांड वीडियो आपके लिए आ जाएगा, जैसे कि ये आया है, और सभी बच्चे साकिब चौधरी के कहने पर ही ये वीडियो आया, तो उसके लिए भी आप थोड़ी सी लाइक कर सकते हैं। उसका कमेंट जो है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी कमेंट किया होगा, तो मुझे लगा कि ये सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वीडियो आया है। तो चलिए इसको अच्छे से तैयार करिए और फिर कमेंट में बताइए आपको क्या चाहिए। थैंक यू।